हेलो दोस्तों, मैं हूं अशीम अकरम और आप देख रहे हैं डिटेल एडिट चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट जो है साइंस यानी विज्ञान के बारे में। और अभी जो आपका 2021-22 में जो सत्र 2021-22 वाला सत्र है, इसमें 2 बार एग्ज़ाम लिया जाएगा 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम, जिसका नाम है प्राथमिक या प्रथम शब्दिक और एक होगा आपका द्वितीय शब्दिक, यानी 2 बार में एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसका नाम दिया गया है टर्मिनल 1 और टर्म 2 इसको बोलते हैं। तो जो भी है उसमें हम पूरा आज इस वीडियो में बात करेंगे। और जो आपको मॉडल सेट दिया गया है जैक की तरफ से, उस मॉडल सेट के आज हम पूरी तरीक़ा से फुलफिल जो है आपको 1 बाय 1 करके साइंस का क्वेश्चन का आंसर भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं, जब वो कोई वीडियो में सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो उसको आंसर पता नहीं होते हैं और उसमें जो है काफ़ी दिक्कत होती है। वो कमेंट भी करते हैं। कुछ स्टूडेंट मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि आपको नहीं आते इसलिए आप नहीं बोलते हैं। खैर, जिसको जैसा बात लगते हैं, लेकिन हम उम्मीद किए हैं और ये हम यहाँ पे आज जो है इस वीडियो में हम पूरा आपको लास्ट तक जो है अगर बने रहेंगे तो आपको हर वीडियो का एक एक्सप्लेन कर यानी व्याख्यान के साथ उसको हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। उससे पहले जो है 10th क्लास का आपका 7 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, यानी दिसंबर महीना के 7 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। 12th क्लास जो है उनके 9 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और एग्ज़ाम के लिए आपको 1-2 दिन के अंदर ही जो है आपका प्रोग्राम आने वाले हैं। तो खैर, जो भी है हम आज यहाँ पे बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम मात्र 2 दिन में होंगे। 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 2 दिन में, वो कैसे। सबसे पहले आपको हम बता दें कि एक पेपर का नाम दिया जाएगा, पेपर 1 या तो पेपर 2, या जो भी लिखे उनमें 2 सब्जेक्ट कंबाइंड रहेंगे। एक सब्जेक्ट में 1.5 घंटा और एक सब्जेक्ट में 1.5 घंटा, 2 सब्जेक्ट में आपको 3 घंटा का समय मिलेगा। दोनों सब्जेक्ट में 40-40 करके क्वेश्चन रहेंगे और वो दोनों क्वेश्चन जो है एक ही OMR शीट में उसका जो है कलरिंग किया जाएगा। यानी एक OMR शीट के साथ 2 रहेगा, यानी 1 से आपका 80 के बीच सीरियल हो सकता है और एक सीरियल जो है आपका इसके बीच हो सकता है 41 से लेकर आपका 80 तक जाएगा। तो 2 सीरियल करके वो आपका एक पेपर में 2 सब्जेक्ट को कंबाइन करेगा। हो सकता है कि मैथ और साइंस को एक जगह कर दे, उसी तरह आपका जो है कोई एक लैंग्वेज और जो है सोशल साइंस उसको एक जगह कर दे, और बाकी जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होगा और इंग्लिश होगा या कोई भी ऐसा लैंग्वेज होगा जिनको एक जगह कर देगा। तो पहला दिन अगर एग्ज़ाम लेगा तो आपको फर्स्ट सीटिंग जिसको बोलते हैं, फर्स्ट सीटिंग में 2 हो जाएगा, सेकंड सीटिंग में फिर 2 हो जाएगा। तो इस तरह करके जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा, हम उम्मीद करते हैं, और उसी हिसाब से हम आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। कुल 40 प्रश्न यहाँ पे देना होगा। प्रत्येक जो है प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर यहाँ पे चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। अगर गलत आंसर लगा देंगे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो नॉर्मल होते हैं वही चीज़ है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे फटाफट आंसर भी करेंगे और साथ ही साथ यहाँ में हम व्याख्यान विधि भी रखेंगे कि कैसे क्या करना है और कौन सा आंसर सही जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अक्सर जो है यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हालांकि कहीं कहीं पे समतल दर्पण भी लगाया जाता है, लेकिन अगर किताबी हिसाब से देखें तो यहाँ पे अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल होता है। यानी एक का जो है राइट आंसर आपका जाएगा C। लेकिन 1 नंबर समतल दर्पण लगाने से ये राइट नहीं माना जाएगा। हालांकि वो इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी जगह में, वो अलग बात है, लेकिन अवतल दर्पण का इस्तेमाल ये राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट द्वितीय नंबर हम क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखिए कि गोलीय दर्पण में, यहाँ पे मैं नहीं होगा मैं होगा, फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होते हैं। हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी जो है, यानी फोकस दूरी F जो है वो R से, यानी वक्रता त्रिज्या से वो आधा होते हैं। यानी वक्रता ये अगर मान के चले अवतल दर्पण है और ये अगर यहाँ पे वक्रता हम इसको माने, ठीक है, ये अगर अवतल दर्पण है और यहाँ से अगर हम वक्रता केंद्र मानते हैं यहाँ से, और ये अगर वक्रता त्रिज्या है तो ये फोकस होते हैं, ये फोकस दूरी होते हैं, तो ये उसके आधा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे
प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहते हैं, यानी जो चेंज नहीं होते हैं। तो अपवर्तन के लिए अगर प्रकाश में मान के चलिए अपवर्तन होते हैं तो वेग में भी वो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश गमन करेंगे, मान के चलिए ये मेरा एक ऊपर जो वाला जो माध्यम है ये आपका विरल माध्यम है, नीचे वाला माध्यम जो संघन है। अब प्रकाश किरण आएंगे यहाँ से वायु से जल में प्रवेश करेंगे तो उसका तो वेग घटेगा, वेग घटता है इसका मतलब तरंग दैर्घ्य भी घटेंगे। तो ये आर सी नहीं हुआ तो इनमें से डी भी मान के चले कि नहीं हुआ तो क्या होगा, आवृत्ति। तो ऐसे करके अगर हम देखें तो ए नंबर यानी 3 का मेरा ए नंबर जो है राइट आंसर जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 4 नंबर। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन को, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। यहाँ पे अगर हम देखें 4 नंबर क्वेश्चन वाला में तो यहाँ पे आपका ए भी राइट आंसर होगा, ए भी राइट आंसर होगा, सी भी राइट आंसर होगा, तीनों यहाँ पे राइट आंसर है। क्योंकि प्रकाश की किरण कभी कभार वक्रता केंद्रों से भी गुजरते हैं, कभी कभार ध्रुव से भी गुजरते हैं। अगर अवतल दर्पण की बात करें तो यहाँ पे अवतल दर्पण दिया भी गया है और फोकस से भी गुजरते हैं, लेकिन तीनों यहाँ पे राइट आंसर होगा अगर तर्क के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन अगर ऑथेंटिक हिसाब से यहाँ पे बात करेंगे कि इस क्वेश्चन का एक आंसर बोलिए तो सबसे अच्छा आंसर जो रहेगा आपका एफ रहेगा। यानी आप देखिए जब ऐसे करके अगर हम अवतल दर्पण को ड्रॉ करते हैं, मान के चलिए इधर वाला हिस्सा उसको कलर किए हैं, अब यहाँ पे हम यदि वस्तु को खड़ा करते हैं तो फिर प्रकाश की किरण जब जाएंगे तो कभी कभार ऐसे फोकस से भी आता है, कभी कभार ऐसे ध्रुव से भी होकर गुजरते हैं, कभी कभार हम लोग ऐसे टकराने के बाद फिर यहाँ से भी वक्रता केंद्र से भी गुजरते हुए देखे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो तीनों आंसर राइट है, लेकिन अगर सबसे अच्छा आंसर आप बोलेंगे सिर्फ तो वो फोकस से ही निकालते हैं, ठीक है। तो इसका जो है तीनों आंसर राइट होगा, लेकिन सबसे बेहतर आंसर जो होगा बी रहेगा। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ये ऑफकोर्स हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण से ही बनते हैं। तो 5 का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका जो है ई जाएगा, ठीक है, सी यानी समतल दर्पण होगा, इसमें समतल दर्पण होगा। 6 नंबर देखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं, ये हम लोग सबको ही जानते हैं कि अपवर्तन के जो नियम होते हैं वो 2 होते हैं। परावर्तन का भी 2 नियम होते हैं, अपवर्तन का भी 2 नियम होते हैं, यानी 6 नंबर का जो है आपका बी राइट आंसर रहेगा। 7 नंबर पूछा गया कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या उसका जो है 50 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो आधा 50 को अगर 2 से भगा लगाएंगे तो कितना होगा 25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर जो है सी रहेगा। अब देखेंगे 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो 1 मीटर वाले अगर फोकस लेंस है उसका अगर क्षमता निकालेंगे, हम लोग जानते हैं यानी क्षमता, लेंस की क्षमता को हम लोग P से सूचित करते हैं, सॉरी थोड़ा सा नीचे करेंगे, लेंस की क्षमता को हम लोग P से सूचित करते हैं। फोकस दूरी जो है F है, F का मान होता है 1 मीटर। तो F यानी P बराबर 1/F है, तो F का अगर वैल्यू रखेंगे तो 1, तो 1/1 मतलब 1, तो 1 डायप्टर, यानी बी नंबर जो है राइट आंसर जाएगा। अब बोलेंगे कि यहाँ भी तो 1 है सर, तो ये माइनस में है, तो उत्तल दर्पण यहाँ पे उत्तल लेंस के लिए यहाँ पे ये माइनस नहीं होंगे, इसका जो है राइट आंसर प्लस रहेगा, इसलिए इसका जो है प्लस आंसर जाएगा। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होते हैं। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है पॉजिटिव होते हैं। थोड़ा सा पहले हम बताए, जैसे 8 नंबर में डिस्कस किए कि उत्तल लेंस है इसलिए इसका जो है क्षमता डायप्टर तो 1 होगा, यानी फोकस दूरी उसका प्लस था। तो उसी तरह 9 नंबर में भी उसी आंसर के हिसाब से अगर देखें तो ये 9 नंबर भी पॉजिटिव आंसर रहेगा, यानी फोकस दूरी उसका हमेशा पॉजिटिव रहता है। 10 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग कि प्रकाश का वेग निम्नतम होता है, कब निम्नतम होता है। निवर्त में तो उसका प्रकाश का वेग में कोई अंतर नहीं होगा, वायु तो थोड़ा सा विरल मध्यम होता है, कांच जो है थोड़ा सा है, लेकिन जल जो है सबसे अधिक यहाँ पे अपवर्तनांक ज़्यादा है, यानी ज़्यादा घनत्व जल में है, तो इसीलिए प्रकाश की जो वेग होंगे इनमें से सबसे निम्नों में जाएंगे तो वो जल में जाएंगे, ठीक है। अगर जल को नहीं देगा, अगर हटा देगा, इनमें से कोई नहीं देगा, तब उस हिसाब से कांच में जाएगा। अगर कांच भी नहीं रहेगा तो निवर्त के सबसे वायु में कम होंगे, तो यहाँ पे जल में सबसे कम होंगे।
अब 11 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि 4 क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, यानी 4 डायोप्टर उसका क्षमता है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होंगे। तो हम लोग इसको एफ बराबर, सॉरी नीचे थोड़ा सा कर लेते हैं, तो एफ बराबर हम लोग 1/p भी कर सकते हैं, यानी 1/p कर सकते हैं। तो p का मान 4 है तो 4 देंगे। अब इसको अगर हम भागा लगाएंगे तो 0.25 आएगा। अब 0.25 ये मीटर में जाएंगे, लेकिन अगर इसको सेंटीमीटर करेंगे तो 100 से हमको भागा लगाना होगा, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर जाएगा, यानी 11 नंबर का इसका राइट आंसर बी रहेगा। ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है। कोई उत्तल लेंस है, उसका जो है फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी, तो उसकी क्षमता क्या होगी। उत्तल लेंस की जो है फोकस अंतर उसकी 50 सेंटीमीटर है, नहीं तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो सेम जो पहले डिस्कस किए थे उसी क्वेश्चन की तरह भी ये भी बन जाएगा। तो अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसको पहले मीटर तो बनाना होगा। तो 50 सेंटीमीटर को जब हम मीटर बनाएंगे, तो 50 सेंटीमीटर को हम मीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से हम ये लगाएंगे, उसको भागा लगाएंगे तो 1 0 कट जाएगा, यानी मेरा 0.5 आ जाएगा। अब ऊपर में कुछ नहीं है, ये डी का मान है, हमको लेंस फोकस अंतर फोकस दूरी निकालना है, यानी एफ, तो एफ बराबर 1/p होगा। तो p का वैल्यू तो दशमलव को उड़ाएंगे तो ऊपर में मेरा 10 जाएगा, यानी इसका देखा जाए तो 10 बाई कितना आएंगे 5। अब इसको काटेंगे, 5 का 5, 5 2 10, तो 2 डायोप्टर, यानी इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी जाएगा। ठीक। अब प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, प्रकाश का जो वेग है वो सर्वाधिक होंगे, तो सबसे ज़्यादा किस में होंगे, निवर्त में होंगे। हम लोग जानते हैं कि निवर्त जब नहीं रहेंगे तो हवा में होंगे, हवा से ज़्यादा जो है कांच में होगा, कांच में तो ये पानी लास्ट में जाएंगे, लेकिन सबसे अगर अधिक वेग बोला जाए तो निवर्त में होते हैं। 13 का भी आपका राइट आंसर डी जाएगा। अब 14 नंबर बताया गया कि दिए गए प्रोग्राम में कौन ऊष्माक्षेपी है, यानी ऊष्मा अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पाचन जो है उसमें उत्पन्न नहीं करते, उत्सर्जन में भी उत्पन्न नहीं करते, संवहन में भी जो है ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते, लेकिन हम लोग जब श्वसन अभिक्रिया करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ले रहे हैं और बाकी जाकर जो है अंदर से वो उसका क्रिया होने के बाद ऊष्मा देते हैं, तो इसीलिए 14 नंबर में जो है श्वसन चला जाएगा, नहीं ये 14 का राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। ठीक, ये वाला। अब 15 हम देखेंगे, चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो हालांकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी खाद्य पदार्थ अगर ऑक्सीजन के साथ वो क्रिया करते हैं, हाँ, तो उसमें एक विकृत गंधिता हो जाते हैं, यानी वो गंध हो जाते हैं। तो चिप्स का पैकेट मतलब समझ रहे हैं, जिनको कुड़कुड़ी बोलते हैं और क्या क्या ना जाने बोलते हैं, जो बच्चे लोग खाते हैं, बड़े आदमी के लिए भी वो आते हैं बहुत क्वालिटी का। तो मेनली बात है कि वो पैकेटिंग जो होते हैं वो कब होते हैं और उसको कब बिकता है, लेकिन फिर भी ख़राब नहीं होता उस हिसाब से देखा जाए। तो उसके अंदर ऑक्सीजन अगर रहता तो क्या उसमें क्रिया करके उसको वो डैमेज या ख़राब नहीं कर देते, लेकिन वो होता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग राइट आंसर इसका ऑक्सीजन नहीं होगा, इसका राइट आंसर जो है नाइट्रोजन जाएगा। ठीक है। अब 16 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये आप अगर देखें, मेरा चैप्टर वाइज जो वीडियो था उसको अगर देखे होंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि Fe है। अब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो क्या देते हैं, Fe2, अब O3 देगा, यानी फेरस ऑक्साइड देते हैं। तो ये क्या हुआ, 2 अभिकारक मिलके एक उत्पाद बना, तो ये संयोजन अभिक्रिया हुआ जी। तो इसीलिए 16 का जो होगा वो क्या होंगे, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। अब दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, यानी अगर इसको देखें तो इसका उपचयन जो हो रहा है, यानी अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन में वृद्धि जो होते हैं उनको उपचयन कहा जाता है। यहाँ दोनों क्रिया हो रहा है। अगर सी के साथ हम देखें, अगर नाइट्रोजन को हम जिंक ऑक्साइड को अगर देखें तो जिंक के साथ ऑक्सीजन घटता है जिंक ऑक्साइड से, और कार्बन में ऑक्सीजन था नहीं तो कार्बन में जाकर ऑक्सीजन बन गया। तो जिसके साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है वो उपचयन होता है, और जिसके साथ ऑक्सीजन का ह्रास होते हैं वो अपचयन होते हैं। तो ये उपचयन का बात है, कार्बन के साथ। तो कार्बन यहाँ पे कहाँ पे है, तो यहाँ पे कार्बन जुटा है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन नहीं जुटा है, कार्बन से ऑक्सीजन जुटा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी रहेगा। ठीक।
अब वो दिए गए कौन सा समीकरण संतुलित है, अब देखिए कौन सा समीकरण यहाँ पे संतुलित है। अगर बढ़िया सा सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑक्सीजन 2 गो राइट साइड में, ना लेफ्ट साइड में, और हाइड्रोजन भी 2 गो, लेकिन राइट साइड में ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो उसी तरह ये सब जो है ये नहीं है, बैलेंसिंग नहीं है। अगर मेनली तौर से देखा जाए तो बैलेंसिंग आपका 18 का ये नंबर है। नीचे दिए गए चित्रों में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। एक यहाँ पे अभिक्रिया दिया गया है और इसको चित्रों बताया गया है, लेकिन हालांकि चित्रों नहीं है, एक अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया में बताया जा रहा है कि क्या हो रहा है, यानी हो रही है, संयोजन हो रहा है, उसमें क्षेपी अभिक्रिया है या वियोजन है या विस्थापन है। तो सबसे पहले जानते हैं संयोजन का मतलब कि अधिक उत्पाद, अधिक अभिकारक हो गया, एक ही उत्पाद देगा। तो यहाँ पर एक तो उत्पाद है नहीं, 2 उत्पाद है, एक से अधिक उत्पाद है। इसका मतलब हुआ कि इसका राइट आंसर जो है वो ए नंबर नहीं होंगे। अब बी उष्माक्षेपी, यानी ये अभिक्रिया के साथ साथ उष्मा तो दिया नहीं, तो ये उष्माक्षेपी हुआ नहीं। कैसे उष्माक्षेपी हुआ, तो 2 नंबर भी इसमें राइट आंसर ये नहीं है। सी नंबर वियोजन, मतलब एकल अभिकारक होना चाहिए। एकल तो अभिकारक है नहीं, 2 अभिकारक है। एकल अभिकारक अगर टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसमें वियोजन होते हैं, तो उस हिसाब से ये भी नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे विस्थापन जो है राइट आंसर होगा। तो विस्थापन का अर्थ होता है किसी के साथ रहते हैं और उसको दूसरा कोई उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं और उसको भगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर कॉपर हम लोग कॉपर क्लोराइड को देखें CuCl2 को, तो उस क्लोरीन के साथ क्या था, कॉपर के साथ क्लोरीन था, और ये Pb जो था वो अकेला था। लेकिन अगला में जाकर हम देखें कि क्लोरीन के साथ वो बैठ गए और CO को अलग कर दिए। लो भाई, तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। 20 नंबर देखेंगे कि दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करते हैं। तो जो पदार्थ दिए गए हैं उनमें कौन सा ऐसा पदार्थ है जो गंधीय सूचक की तरह वो व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कौन सा यहाँ पे होगा कि गंधीय सूचक की तरह वो व्यवहार करते हैं। तो अब अक्सर जो हम लोग देखेंगे कि प्याज होते हैं, ये गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करते हैं। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं। हालांकि यहाँ पे लवण नहीं है, सब कोई यहाँ पे लवण है, लेकिन ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो भड़का हुआ चूना हो गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं, जिप्सम इसी तरह होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो इसी का इस्तेमाल डॉक्टर ने करते हैं, यानी 21 का भी डी आंसर राइट होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, यानी सूत्र कौन है यहाँ पे, तो व्यंजक चूर्ण का जो सूत्र है CaOCl2 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर का। इस चित्रों में कौन अभिक्रिया हो रही है। तो इस चित्रों को अगर बढ़िया सब जूम करके हो या आपकी किताब में भी होगा, उस अगर अभिक्रिया को आप देखे होंगे तो यहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो बढ़िया से अगर हम देखें इसको नज़र लगा के, तो मेरा वियोजन अभिक्रिया यहाँ पे होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि टमाटर में कौन सा हम लोग पाए जाते हैं। ये भी वीडियो हम चैप्टर वाइज करके अगर देखेंगे तो ये सब सारे के सारे क्वेश्चन मेरे चैप्टर टाइप के जो वीडियो है उनमें मिल जाएगा। बहुत सारे हम फल का नाम दिए हैं, वहाँ पे नाम के बगल में कौन सा हम लोग पाए जाते हैं, क्या नहीं, सारा कुछ वगैरह वगैरह सब कुछ लिख के दिए हैं। तो टमाटर में मेरा ऑक्सैलिक अम्ल पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर डी जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे। थोड़ा सा ये टफ मेरे हिसाब से है, बाकी हालांकि अगर देखा जाए तो कुछ है नहीं। तनुकरण प्रक्रिया में होती है, तनुकरण जो प्रक्रिया होती है उनमें क्या होती है, तो उनमें जो है यहाँ पे H3O जो है, यानी ये दोनों होते हैं कि सांद्रता में वृद्धि होती है, यानी H+ आयन की वृद्धि होती है एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कभी कभार ये होता है। तो इसका राइट आंसर जो है डी जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन को हम टेक करेंगे, देखेंगे कि 26 नंबर में कौन सा राइट आंसर जाएगा। तो अगर देखें तो यहाँ पे बताया गया कि निम्नों में से कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। तो प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है तो 26 का ये नंबर ही ज़्यादा AgBr और Ag+Br है, नहीं इसका जो है राइट आंसर ये रहेगा, यानी 26 का ए। अमीबा अपने किस अंग से भोजन करते हैं, तो उत्पाद से भोजन करते हैं। बाकी खाद्य रिक्ति का मत मारिएगा, खाद्य रिक्ति में उसको जो है ये होता है, एंजाइम होता है, यानी पाचन होता है, लेकिन इसका जो ग्रहण करते हैं खाते हैं तो उत्पाद के द्वारा ही खाते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पाचन क्रिया में वसा का इम्लीकरण
कौन करता है, यानी बशर जो है उनमें इमलीकरण कौन करते हैं, तो अगर देखें इसका तो पीत करते हैं, यानी ठीक इसमें राइट आंसर जाएगा डी नंबर का। अब 29 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्न में से किस जीव में 100 पोषी पोषण होता है? तो 100 पोषी पोषण में यहाँ पे बहुत कोई अगर ये करेंगे तो आम हो जाएगा, तो लेकिन आम का पेड़ यहाँ पे लिखाया नहीं बढ़िया से, तो इसलिए कवक भी यहाँ पे हो सकता है या आम का पेड़। ठीक है, मेरे हिसाब से दोनों में से कोई एक, यानी डी नंबर ज़्यादातर अच्छा लग रहा है। कवक में थोड़ा सा ये है, लेकिन यहाँ पे आम का पेड़ ये भी नहीं लिखा गया, ऑप्शन में ये चीज़ गलत है, आम लिख दिया गया है। तो आम तो 100 पोषी पोषण है नहीं, तो उस हिसाब से अगर आम सही है, लिखावट में कोई गलती नहीं है, तो आम नहीं होगा। इस हिसाब से मेरा बी जाएगा। अगर यहाँ पे आम का पेड़ हो जाएगा तो ये बी नंबर नहीं होगा, वो डी हो जाएगा। ठीक, आपको हम दोनों चीज़ बता दिए यहाँ पे। क्वेश्चन का अगर मिसप्रिंट है तो उस हिसाब से बोल भी दिए। अब जाएंगे हम लोग 31 नंबर में। श्वसन वर्ण किस प्रकार होते हैं? श्वसन वर्ण जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो इसका जो है क्लोरोफिल होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं क्लोरोफिल होगा यहाँ पे। उत्सर्जन तंत्रों की क्रियात्मक इकाई क्या है? उत्सर्जन तंत्र जो है उन क्रियात्मक इकाई क्या है, मतलब फास्टली वो क्या क्रिया करते हैं? हाँ ठीक है, 32 ये राइट आंसर होगा इसका सी। ठीक है, अब देखेंगे 33 नंबर में। विक की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकलकर छनने की प्रक्रिया को क्या कहा लेते हैं? छनने की जो प्रक्रिया होते हैं उन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपोहन कहते हैं। जनन की मूल घटना क्या है? जनन का मूल घटना डीएनए की प्रकृति बनाना। डीएनए जो होते हैं उनकी प्रकृति का वो निर्धारण करते हैं कौन? यहाँ पे जनन। अब 35 नंबर में जाएंगे। दिए गए चित्रों किस प्रकार के उत्सर्जन को दर्शाता है? 35 नंबर जो क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों को किस प्रकार उत्सर्जन करते हैं? ठीक है, तो 35 का यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बहुखंडन जाएगा, यानी ये नंबर जाएगा। 36 नंबर। नर युग्म तथा मादा युग्म के संचालन को क्या कहते हैं? संचालन जो करते हैं उनको क्या कहते हैं? 36 का यहाँ पे राइट आंसर कौन होगा? तो ये नंबर इसका राइट आंसर जाएगा। लड़कों में यौवन आरंभ के लक्षणों का निर्णय कौन करता है? लड़का जो है उनमें यौवन आरंभ अगर शुरू होंगे तो उसमें लक्षण का नियंत्रण कौन करता है? क्या क्या उसमें लक्षण होना चाहिए लड़कों के यौवन आरंभ के लिए? ठीक है, तो इसमें ई जाएगा स्टूडेंट। सौर स्थिरांक का मान क्या है? तो सौर स्थिरांक का मान तो ये मुंह में ही याद होना चाहिए हम लोग को, ये बहुत दुख की बात होगी, यानी 1.4 किलो वाट प्रति मीटर स्क्वायर ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। जैव गैस का प्रमुख घटक है? जैव गैस का प्रमुख अगर घटक है तो मीथेन है। ठीक है, और 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया गया, इसका भी अगर राइट आंसर हम पढ़ के देखें तो महासागरीय प्रदीपीय ऊर्जा में सेम टू सेम वही सब क्वेश्चन है। पृष्ठ के जल नहीं, ये थोड़ा सा सरकार के ऊपर भी ये जाते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखें तो 40 का क्वेश्चन जो है राइट आंसर जाएगा आपका सी, 40 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस भी होगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो बहुत पसंद आए होंगे, और इसमें थोड़ा सा नॉइज भी आ गया घर का मेरा, जिसके लिए हम आपसे माफ़रत मांगता हूँ, क्योंकि अभी जहाँ पे है वहाँ पे मेरा रिलेटिव लोग भी रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा नॉइज आ ही जाता है दिन में शूट करने से। तो इस वीडियो को ज़रूर आप लोग अपने मित्रों के ग्रुप में फैला दीजिए, और ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम लगभग आपको और कई सेट जो है देंगे, जिसमें क्या होंगे आप भी इस सब आंसर को सही ढंग से बना पाइए। तो आई होप हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे लिंक होंगे, या बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक होगा, वहाँ के जरिए भी PDF अपन डाउनलोड कर लेंगे। ये जो है आपका मॉडल पेपर, आप अगर खुद डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करें, आपको एक वीडियो के माध्यम से हम टेक्निकली बता देंगे कि कैसे आप अपने हैंडसेट मोबाइल यानी एंड्रॉयड मोबाइल में अपने आराम से इजीली माध्यम से जो है आप अपना कैसे इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।